नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 17 है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला अपना क्वेश्चन है कि इनमें से किसे बिजली चुंबकत्व और भौतिकी के प्रकाशिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए जाना जाता है ना। इनमें से कौन है जिसको उसका क्रेडिट दिया जाता है, कौन से वर्क के लिए? फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये अपन पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से ही, और उनका नाम है मैक्सवेल। दोस्तों क्या नाम है उनका नाम है मैक्सवेल। ठीक है। जबकि फैराडे जाने, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फैराडे की अगर अपन बात करें तो फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी में काम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? इनको भी इलेक्ट्रिसिटी में, खास करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जाना जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी में अगर बोले तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। इलेक्ट्रिक अगर मोटर का पूछे तो फिर कौन आएगा आपका? तो फिर आएंगे आपके माइकल फैराडे। या फिर अगर अपने से पूछ लेता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या पूछ लेता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बोलता तो भी फिर अपन उत्तर करते, क्या उत्तर करते? माइकल फैराडे करते। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है कि वो कौन है जिसने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और प्रकाश की बोले तो ऑप्टिक्स, तीनों को साथ में लाने का काम किया है ना, और उससे रिलेटेड अपनी थ्योरी दी। तो फिर वो आपके उत्तर आएगा मैक्सवेल। वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत पे काम करता है? बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। किस पर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स होता है जो लगता कहाँ पर है? सेंटर पर, जिसका डायरेक्शन होता है सेंटर से बाहर की तरफ। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जो चक्री होती है वो बीचों बीच होती है ना, और उसका बल कहाँ लगता है? अंदर से बाहर की तरफ। हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। अब चाहे आपका वॉशिंग मशीन, चाहे जूसर में भी क्या होता है? चक्री बीच में तो होती है, वो बल जो लगते तो सेंटर पे, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ होती है। वो सारा का सारा मामला क्या होता है? अप केंद्रीय, केंद्र से अप जाना है, अप केंद्रीय। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। डिफ्यूजन वगैरह में क्या होता है? इसमें क्या होता है? हवा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रेवल करते हैं। जैसे अपन रूम फ्रेशनर, अब मैंने रूम फ्रेशनर को यहाँ छिड़का, थोड़ी देर बाद पूरी रूम के अंदर हवा बिखर जाएगी क्या? सुगंध आएगी क्या? क्यों? क्योंकि ये जो रूम फ्रेशनर जो इत्र है उसके वो पार्टिकल है, वो धीरे धीरे है ना, क्या पूरे रूम के अंदर क्या होंगे? फैलेंगे, क्योंकि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, धीरे धीरे और भी दूसरी तरफ फैलेंगे। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अगर परफ्यूम वगैरह वाला आता तो फिर अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? डिफ्यूजन बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस तो आप जानते हैं दोस्तों, पानी को जो साफ वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो वो सारे कहानी है। डायलिसिस, किडनी वगैरह के लिए, खून साफ करने के लिए, जब आर्टिफिशियल तरीके से दोस्तों, जब किसी की किडनी काम नहीं करती है, तो किडनी जब काम नहीं करती किसी की, है ना, तो किडनी काम नहीं करती है, तो उस वक्त आर्टिफिशियल मशीनों के माध्यम से जो खून साफ किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। तो ये याद रखना, किडनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये किडनी से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड। ठीक है। परमाणु ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? पूछना क्या चाह रहा? पूछना ये चाह रहा कि जो एटम होता है ना, एटम, आपको पता है कोई भी जो एटम होता है उसके बीचों बीच क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है। कोई भी एटम होता है उसके बीचों बीच क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है। चारों तरफ आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्का लगाते हैं। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर। तो हमसे पूछा कोई भी जो न्यूक्लियस है उसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी जो क्या होती है? रेडियस होती है। उसकी रेडियस को आप किस में दिखाते हो? तो वो रेडियस तो कितनी छोटी सी होती है, उसको मीटर किलोमीटर में थोड़ी दर्शाएंगे, तो उसको दर्शाते हैं दोस्तों फर्मीमीटर में। किस में दर्शाते हैं? फर्मीमीटर। या तो फर्मीमीटर बोल दो या फिर फेम्टोमीटर बोल दो, एक ही चीज होती है। फर्मीमीटर बोल दो या फिर फेम्टोमीटर बोल दो, एक ही चीज होती है। और ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। जबकि माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10। क्लियर है क्या? डन है क्या? ठीक है। तो याद रखना, परमाणु की त्रिज्या को हमेशा फर्मीमीटर में दर्शाते हैं या फेम्टोमीटर में दर्शाते हैं। एक ही चीज है जो कि 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? माइनस समझते हो ना? जैसे ये 1 मीटर है, जैसे ये मैंने बोला 1 मीटर है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये 1 मीटर हो गया। अब इसका अगर मैंने 10वां हिस्सा कर दिया तो 10वां हिस्सा क्या होता है? इसका 10वां हिस्सा कितना? इतना ही होगा क्या? तो ये तो क्या हो जाएगा? डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को क्या बोलूँगा अगर मीटर के सेंस में? तो 10⁻⁻1 मीटर। इसका और मैंने 10वां हिस्सा कर दिया, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻2 मीटर। वैसे इसका और अगर 10वां हिस्सा करूंगा, बहुत छोटा रह जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा रह जाएगा, इतना सा, इतू सा। ये क्या हो जाएगा? ये है 10⁻3 मीटर, जो कि मिलीमीटर होता है। ऐसे करते करते और 10वां हिस्सा कितनी बार करेंगे? 15वीं बार करेंगे, तब जाके आएगा फेम्टोमीटर। ठीक है, और इसी से हम किसी भी एटम की रेडियस वगैरह दिखाते हैं। ठीक है। पौधे की जो क्लोरोफिल है वो इनमें से किस बीमारी के कारण नष्ट हो जाती है? इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों एक बीमारी होती है तंबाकू का, जो मोजैक रोग होता है, उसमें दोस्तों ये पत्तियां क्या होती है? सिकुड़ जाती हैं। तो ये आएगा दोस्तों मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मोजैक डिजीज का संबंध किससे दोस्तों? टोबैको से। क्लियर है? किससे? टोबैको, तंबाकू से।
तंबाकू से होने वाली कोई आदमी को बीमारी नहीं है, तंबाकू के पौधे की बीमारी है मोज़ेक, ठीक है ना। ओके, सेल के अंदर दोस्तों जेली जैसा पदार्थ क्या होता है? तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है। सेल, अब सेल के लिए तो दोस्तों है ना, सेल के लिए तो साइंस वर्ड इस्तेमाल करती है कौन सा? साइटो। और जेली जैसा पदार्थ होगा तो क्या होगा? प्लाज्मा। तो बेसिक सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? साइटोप्लाज्मा। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, साइटोप्लाज्मा इसका उत्तर आ जाएगा। अगला, वो एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन युक्त नहीं है? आपको पता है ना, जितने भी एंजाइम हैं सभी किसके बने होते हैं? सभी प्रोटीन के बने होते हैं। बस एक अपवाद है, एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, जो एक ऐसा एकमात्र एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है। तो फिर किसका बना होता है? वो एंजाइम एक्चुअल में आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है ना, आरएनए का बना होता है, ठीक है। आरएनए का बना, तो आरएनए, आर का मतलब क्या होता है? राइबोजाइम, है ना। राइबोज, आर का मतलब क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज से वर्ड चुराया कौन सा? राइबो, और एंजाइम से चुराया कौन सा? जाइम, और वर्ड बन गया कौन सा? राइबोजाइम। तो बताओ वो एंजाइम जो प्रोटीन का नहीं बना होता वो कौन होता है? राइबोजाइम एंजाइम, जो कि किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के लौटने का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, देखो ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 23.5 दोस्तों कर्क रेखा बोले तो क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोले तो दोस्तों क्या हो जाएगी? मकर रेखा। अब अपने को पता है जब सूर्य की रेखा वापस कर्क रेखा से क्या आती है बताओ? नीचे की तरफ आती है ना, वापस लौटती है ना। तो क्या हो रहा है? दक्षिण की तरफ आ रहा है ना मामला। तो सूर्य की किरणें जब दक्षिणायन होती है तो ऑब्वियस बात है मानसून फिर क्या होगा बताओ? लौटने लगेगा। तो बस देखती सी बात है, बताओ क्या होगा? बताओ सूर्य का क्या होना? दक्षिणायन होना, ठीक है ना। डाउननेस ऑफ द क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सन। इसकी वजह से मानसून क्या होता है दोस्तों? आपका लौटता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या है दोस्तों? अगला हमारे सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, और हमें बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो लाल सेल होती है, रेड सॉइल होती है, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। जहां पर देखो आपको पता सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी होती है? इग्नियस रॉक्स। ये सबसे पुरानी चट्टानें होती है, सबसे पुरानी चट्टानें। जब पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी थी? आग्नेय चट्टानें। तो उसी आग्नेय चट्टानों से दोस्तों रवेदार मतलब ऐसी दानेदार ऐसी क्रिस्टलिन आपकी मिट्टी बनती है। वो है आपकी कौन सी दोस्तों? ऐसी रवेदार आग्नेय चट्टानों से मिट्टी बनती है। कौन सी? लाल मृदा। तो ये तो एकदम परफेक्ट पॉइंट सही है। और जब वो लाल मृदा आपको पता पानी के अंदर, जब वो रेड सॉइल पानी के अंदर चली जाती है ना, तो वो दिखने में ऊपर से ऐसा लगता है थोड़ी सी पीली पीली सी दिखती है। तो लाल मृदा जलायोजित होने पर पीली दिखाई देती है। ये बात भी एकदम परफेक्ट है दोस्तों। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा केवल 1 और 2। हाँ, मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बोथ, 1 केवल नहीं, दोनों, दोनों 1 और 2, दोनों 1 और 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों दोनों के दोनों क्या है आपके सही है। और लाल मृदा जब पानी के अंदर चली जाती है फिर पीली हल्की पीली सी दिखती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिमोनाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिमोनेट। और एक बात और बता देता हूं, कभी अगर पूछे ना कोई सॉइल रेड सॉइल क्यों है, कोई मृदा लाल मृदा क्यों है, कोई भी मिट्टी भाई लाल मिट्टी क्यों है, तो लाल मिट्टी अपने आप थोड़ी हुई है। याद रखना उस मिट्टी के अंदर ज्यादातर मात्रा है किसकी दोस्तों? तो वो है आपकी आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है। याद रखना आयरन, लौह, आयरन ऑक्साइड, आयरन की मौजूदगी के कारण कोई भी चीज क्या होती है? लाल। जैसे अगर आपको बोले कि जो मंगल ग्रह, जो मार्स है, आपको पता हो जो मार्स प्लेनेट है कौन सा है? जो दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह, रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखना मंगल ग्रह की मिट्टी में किसकी मात्रा होती है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की। दैट्स व्हाई याद रखना वहां की मिट्टी लाल है, और मिट्टी लाल है दैट्स व्हाई वहां को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाल ग्रह बोलते हैं। क्लियर है? डन है? ठीक है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो ये बताता है कि किसी राज्य के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है? कितना बेसिक सा है दोस्तों आर्टिकल 356। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है अपन जानते हैं, 352, 356, 360। 352 में तो क्या लगता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल बोले तो नेशनल इमरजेंसी। अब ये इसके 3 कारण है, या तो क्या हो जाए दोस्तों? युद्ध हो जाए, या हम पर कोई बाहर से अटैक कर दे, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल इन्वेजन हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है। या फिर क्या हो जाए दोस्तों आपका? या फिर क्या हो जाए? या फिर हो जाए दोस्तों आपका सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब लोग हथियार लेकर दोस्तों क्या कर दे, है ना, विद्रोह करने लग जाए देश में बड़े पैमाने पर। हालांकि इसकी जगह पहले वर्ड था आंतरिक अशांति, लेकिन अब इसको हटा के इसकी जगह वर्ड कर दिया सशस्त्र विद्रोह। ये अगर 3 कंडीशन आ जाए दोस्तों, कौन सी? वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन, या फिर दोस्तों क्या हो जाए? आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड हथियार लेकर, आर्म हाथ वाला नहीं हथियार वाला, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लगती है देश में। जबकि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, तो दोस्तों वहां पर क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन बोले तो प्रेसिडेंट रूल। और अगर किसी राज्य में या देश के अंदर दोस्तों क्या हो जाए दोस्तों? हमारे पैसे के दोस्तों बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो जाए, या पैसे की वैल्यू खत्म हो जाए, तो फिर दोस्तों लगती है आपकी कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी बोले तो वित्तीय आपातकाल।
ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। हमें पूछा राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है तो फिर आपका 356 के तहत क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, किसके तहत, आर्टिकल 356 के तहत। इनमें से क्या दोस्तों है ना, अंधिमान वक्र का लक्षण नहीं, अंधिमान नहीं बोलते इसको, प्रॉपर नाम होता है उदासीन वक्र। क्या होता है, उदासीन वक्र, इंग्लिश में बोले तो इनडिफरेंस कर्व। क्या होता है दोस्तों आपका इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है दोस्तों यूटिलिटी, ठीक है, उसमें क्या होता है खास करके कोई ऐसी वस्तु जो दोनों दोस्तों किसी भी उपभोक्ता, किसी भी कंज्यूमर की नीड को इक्वल तरीके से सेटिस्फाई करती है, तो उसके बाद दोस्तों उनका जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरी बात समझो, मेरे को किसी चीज़ की जरूरत है और मेरे को यार मुझे लग रहा है यार अगर ये चीज़ मिल जाए ना ये भी मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर दे, ये चीज़ मिल जाए तो भी मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर दे। जब दोनों ही वस्तुएं एक ही टाइम में, दोनों ही वस्तुएं दोस्तों किसी उपभोक्ता, किसी कंज्यूमर की नीड को फुलफिल, सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो उसके बाद हम जब उनका कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ दोस्तों कुछ इस शेप में यूं कुछ बनता है आपका, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, तो याद रखना ये कोई कर्व अलग अलग नहीं बनता, दो कर्व अलग नहीं बनते, एक ही कर्व बनता है, उसमें वस्तुएं ऐसी बनता है, ठीक है, यहाँ पर ए वस्तु ले ली, यहाँ पर बी वस्तु ले ली, ठीक है, और इस तरीके से क्या बनता है, कर्व बनता है। तो दो नहीं बनते, एक ही बनता है। तो यहाँ इसने क्या बोला, दे आर कॉनकेव टू ईच अदर। कॉनकेव कहाँ होंगे, कोई लेना देना नहीं आपस में कॉनकेव होने का। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है आपका, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है, कोई कॉनकेव आपस में नहीं होते हैं, बाकी तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। दे डू नॉट इंटरेस्ट ईच अदर, तो ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, इसमें कर्व आपस में इंटरसेक्ट करने की नौबत ही नहीं आती वैसे भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट है, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, गांधी जी ने राजनीति, क्या सही नहीं है इस पे फोकस करना, नहीं पे बोला है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह क्या कहा, अलग रखने की वकालत की। नहीं, ऐसा कभी गांधी जी ने कहा कि धर्म को बिल्कुल हटा ही दो, बिल्कुल। अब ऐसा धर्म के नाम पर लोग एक भी हो रहे हैं, उसको पॉजिटिव चीजें लो ना, तो ऐसा गांधी जी ने कभी नहीं कहा। यही स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी और भी देख लेते हैं। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, बिल्कुल। किसी भी चीज के जरिए अगर आप अपनी कोई आवश्यकता की पूरा कर रहे हो तो उस साधन की हमेशा वैल्यू करो, बिल्कुल सही बात है। खास करके इनके साधन थे अहिंसा, सत्याग्रह वगैरह। ये गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। ये ए और डी दोनों दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ए कह रहा है कि धर्म राजनीति से अलग, और यहाँ कह रहा है धर्म राजनीति से अलग नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उन्होंने कभी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया। कैसे किया, वो गाने भी तो गाते थे यात्रा में, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसे ना, तो वो धार्मिक गाना ही तो है, राजनीति में तो धर्म को ला रहे हैं ना, तो उन्होंने कभी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर अगर अपन देखें दोस्तों, है ना, डीबीएमएस में डाटा की सामग्री स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, और भी से बात है मेटा डेटा के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, आपके मेटा डेटा के द्वारा की जाती है। साम्यवाद के अनुसार समाज का मेन दुश्मन कौन है दोस्तों, साम्यवाद के अनुसार समाज का मेन दुश्मन कौन है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, साम्यवाद के अनुसार धर्म समाज का क्या माना गया है, मेन दुश्मन माना गया है, ठीक है। इनमें से क्या दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, है ना, ज्यूरिस्डिक्शन अधिकारिता के अंदर आता है दोस्तों। तो मूल अधिकारों पर संरक्षण हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत तो कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट दोस्तों क्या करता है, रिट जारी करता है। क्यों, अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का, अगर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का, अगर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का दोस्तों वायलेशन होता है, अगर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का क्या होता है दोस्तों, वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, क्या होता है दोस्तों, उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत तो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कितने तरह की रिट जारी कर सकता है, 5। जबकि अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट को भी दोस्तों ये पावर है। किसको पावर है दोस्तों, हाई कोर्ट, हर राज्य का हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि वो आर्टिकल 226 के तहत कितने तरह की दोस्तों, 6 तरह की क्या करता है बताओ, रिट जारी करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन पर दोनों ही दोस्तों क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। तो दोनों के ही अधिकार में आता है कौन सा मामला, मूल अधिकारों के संरक्षण का मामला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात। कौन सा आर्टिकल है मैंने वो भी आपको बता दिया। दांडी मार्च दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था, कब स्टार्ट किया गया, बिल्कुल एकदम सही है। अगर दोस्तों दांडी यात्रा की बात करें, किसकी बात करें, गांधी जी की दांडी यात्रा की बात करें, तो दांडी यात्रा दोस्तों गांधी जी के कौन से आंदोलन का पार्ट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। कब स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की दांडी यात्रा से, मतलब विनम्रता के साथ अंग्रेजों की बातों को न मानना, सविनय विनम्रता के साथ अवज्ञा करना, आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इसके लिए कानून के नमक के ऊपर टैक्स वगैरह जो लगेगा हम वो टैक्स ही नहीं देंगे। तो उसके लिए गांधी जी ने यात्रा की, है ना। स्टार्ट गांधी जी की यात्रा कब हुई दोस्तों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी की यात्रा स्टार्ट होती है
और एंड कब होती है यात्रा, ये मैं केवल दांडी यात्रा की बात बता रहा हूँ, ठीक है। एंड कब होती जाके, हालांकि पहुंच तो गांधी जी दांडी 6 अप्रैल को गए थे, 5 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने नमक कानून जाके समुद्र के किनारे तोड़ा कब, 6 अप्रैल 1930 को। यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी दोस्तों, तो यात्रा स्टार्ट तो की साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम जो कि गांधीनगर में, यहाँ से लेकर दोस्तों कहाँ पर, दांडी। दांडी वर्तमान में गुजरात के कौन से जिले में आता है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है, नवसारी जिले के अंदर, कौन सा जिला है, और साबरमती कौन से जिले के अंदर आता है दोस्तों, ये आता है गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने क्या की, यात्रा की दोस्तों। इसमें इनके कितने दोस्तों आपके अनुयायी इनके साथ, कितने फॉलोअर्स थे दोस्तों इस यात्रा में, इनके साथ 78 फॉलोअर्स थे, याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, कितने उनके स्वयं सेवकों ने उनके साथ यात्रा की थी, 78 फॉलोअर्स ने उनके साथ यात्रा की थी। साबरमती से रवाना होते हैं 12 मार्च को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, 5 मार्च को भी पहुंच गए थे, लेकिन 6 मार्च को प्रॉपर समुद्र के किनारे जाके नमक, एक मुट्ठी भर नमक लेते हैं और बोलते हैं आज को हम इस नमक पर कोई कानून टैक्स वगैरह नहीं देंगे। तो ये एक तरीके से हम अवज्ञा कर रहे हैं। तो ये दांडी यात्रा के बारे में हो गया, छोटे से फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया। तो हमसे बस इतना पूछा था दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी, तो दोस्तों 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दोस्तों दांडी यात्रा क्या हुई थी, आपकी शुरू हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। और याद रखना लंबाई कितनी थी, साबरमती से दांडी के बीच की लंबाई कितनी थी अगर पूछा जाए दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगर माइल में पूछे देन तो 240 मील, और किलोमीटर में पूछे तो 390 किलोमीटर, ये भी कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। मील में पूछे तो 390 किलोमीटर। एलपीजी दोस्तों हाइड्रोकार्बन है, सब जानते हैं। इसका मिश्रण क्या होता है दोस्तों, तो एलपीजी में मेनली क्या होता है दोस्तों, मेन कंपोनेंट क्या होता है एलपीजी में, सबसे ज्यादा क्या होता है, ठीक है, मुख्य घटक क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए। देखो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें मेन मुख्य घटक जो होता है दोस्तों, मेन वो तो होता है सबसे ज्यादा ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों, वो होता है ब्यूटेन, C4H10, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछे आपको, ठीक है, अन्य अदर कंपोनेंट में अगर पूछे तो फिर दोस्तों होता है आपका प्रोपेन, और भी है लेकिन प्रोपेन, ठीक है, C3H8, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये दोनों ही, चाहे ब्यूटेन हो प्रोपेन हो, ये दोनों ही गैसें कैसी होती है बताओ, इसमें न तो गंध होती है, मतलब कैसी होती है दोस्तों, स्मेल लेस होती है या ऑर्डर लेस होती है, कोई रंग नहीं होता इसमें, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। अब एक बात होता है, अगर एलपीजी लीक हो जाए तो हमको तो पता ही नहीं चले, और फिर तो तुरंत आग पकड़ ले, अगर कोई चिंगारी वगैरह मिल जाए तो उसको तो आग पकड़ ले, धमाका हो जाए, तो ऐसे तो कुछ पता भी तो चलना चाहिए कि एलपीजी गैस लीक हो रही है। दैट्स वाई दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में जानबूझ के ऐसी गैस डाली जाती है जिसके लीक होते हैं एलपीजी के साथ साथ में वो गैस भी लीक होगी, जिससे वो बदबूदार हमें फीलिंग आएगी और हमें पता चलेगा एलपीजी लीक हो रही है, हम जाके तुरंत सिलेंडर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसलिए जानबूझ के एलपीजी के अंदर दोस्तों उसमें एक अजीब तरह की स्मेल आने के लिए एक गैस मिलाई जाती है, ताकि उससे क्या आ जाए दोस्तों, एक गंध आए, एक स्मेल आए, ठीक है, एक गंध आए, स्मेल आए। उसके लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो उस गैस का नाम होता है इथाइल मरकैप्टेन। क्या होता है दोस्तों, उस गैस का नाम होता है इथाइल मरकैप्टेन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सॉरी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर याद रहेगा। तो एक सेकंड, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले तो ब्यूटेन ढूंढो, ब्यूटेन कहां पर है, ब्यूटेन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3 ऑप्शन ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन के साथ फिर प्रोपेन करो, तो यहाँ ब्यूटेन के साथ मिथेन है नहीं, यहाँ ब्यूटेन के साथ प्रोपेन, हाँ बिल्कुल यही उत्तर होगा, ठीक है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। केरोजन ऑयल क्या होता है दोस्तों, केरोजन ऑयल कुछ नहीं, केरोजन ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। जब भी दोस्तों पेट्रोलियम और गैस वगैरह निकाली जाती है तो उनके साथ में जो दोस्तों निकलता है वो आपका क्या होता है, केरोजन। ये केरोसिन नहीं है, केरोजन है ना, केरोजन ऑयल है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये एक अनकन्वेंशनल ऑयल होता है जो प्रोड्यूस फ्रॉम पायरोलाइसिस एंड हाइड्रोजनेशन और थर्मल डिसोल्यूशन ऑफ ऑयल सेल्स। याद रखना ये वर्ड जब भी जिंदगी में दिख जाए, ऑयल सेल्स आते तुरंत चिपका देना दोस्तों, क्या, केरोजन ऑयल। केरोजन ऑयल से क्या बनता है दोस्तों, ऑयल सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑयल सेल्स आते, जब भी लाइफ में ऑयल सेल्स वर्ड देख लो दोस्तों, तेल शैल वर्ड देख लो, आप 100% चिपका देना दोस्तों, कौन सा, केरोजन ऑयल, ठीक है। अगला, पोटेशियम ग्रेफाइट और कैल्शियम ग्रेफाइट का उपयोग इनमें से अगर आपसे पूछा जाए बताओ किसके लिए किया जाता है, ठीक है। क्या पूछा गया दोस्तों, इसमें हमको ये पूछा गया है कि जो पोटेशियम ग्रेफाइट है और कैल्शियम का क्या दोस्तों आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, इनका इस्तेमाल दोस्तों किसके लिए किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब अपन जानते हैं दोस्तों, इसमें सुपर कंडक्टर्स जो अपन बनाते हैं, अति चालक बनाते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑल्सो ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है बुक पैराडाइज लॉस्ट, है ना, पैराडाइज लॉस्ट। ये बुक हमसे पूछा गया दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो पैराडाइज जो लॉस्ट दोस्तों बुक लिखी गई है वो आपके लिखी हुई है जॉन मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। अगला है
इनमें से किस आर्द्र भूमि को दोस्तों भारत का है ना 49वां दोस्तों रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, पता नहीं क्यों पूछ लिया दोस्तों, ये काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है। बखीरा पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का, हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो नया क्वेश्चन बनना चाहिए। क्यों, उसका मैं रीजन बताता हूँ। एज ऑफ नाउ अगर आपसे पूछा जाए जनवरी 2025 तक दोस्तों हमारे यहाँ पर कितनी रामसर साइट्स है दोस्तों, तो 89 रामसर साइट्स हैं। 89 दोस्तों क्या रामसर साइट्स हैं, कितनी रामसर साइट्स है 89। अगर पहले पूछे दोस्तों कितनी थी, तो 85 थी। कब तक दोस्तों, अगस्त 2024 तक। इसका मतलब कितनी और जोड़ी है दोस्तों, 4 क्या जोड़ी है दोस्तों, नई 4, इसमें नई न्यू दोस्तों ऐड हुई है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, नई जो 4 ऐड हुई है। ओवरऑल दोस्तों कितनी रामसर साइट है, 89 है, उसमें से 4 क्या जोड़ी दोस्तों, नई जोड़ी है। अब ये 4 नई कौन सी दोस्तों, वो अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो है आपकी दोस्तों ऊधवा लेक, ऊधवा, ये कहां पर है दोस्तों, झारखंड में, ठीक है। ऊधवा लेक कहां पर, और ये झारखंड की याद रखना फर्स्ट है, झारखंड की फर्स्ट रामसर साइट। इससे पहले झारखंड के अंदर कोई रामसर साइट नहीं थी। उसके अलावा एक सिक्किम में भी बनी, वो भी अभी सिक्किम की भी क्या दोस्तों आपकी फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है। उसका नाम है खेचे पालरी। क्या नाम है दोस्तों, खेचेओ पालरी, खेचेओ पालरी, खेचेओ पालरी। ये कहां पर है दोस्तों, आपके सिक्किम में। कहां है दोस्तों, खेचेओ पालरी कहां पर है, सिक्किम में। ऊधवा और खेचेओ पालरी कहां पर है, सिक्किम में। ये सिक्किम की भी फर्स्ट रामसर साइट है, इससे पहले कोई रामसर साइट नहीं थी सिक्किम में। उसके अलावा दोस्तों 3 और 4 ये दोनों के दोनों कहां है दोस्तों, तमिलनाडु में। दोनों के दोनों कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु में, ठीक है। तो एक तो है सकारा कोटाई और एक है थेरथांगल। सकारा कोटाई, एक है थेरथांगल, थेरथांगल। दोनों के दोनों बर्ड सेंचुरी है दोस्तों, पक्षी अभयारण्य। और दोनों के दोनों कहां पर है दोस्तों, दोनों के दोनों तमिलनाडु में। और मजे की बात यह है दोस्तों, मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि इन दोनों के तमिलनाडु में आने के बाद अब तमिलनाडु में याद रखना कितनी रामसर साइट्स अगर आपसे पूछा जाए तो, अब तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट्स है दोस्तों, तो तमिलनाडु में याद रखना 20 रामसर साइट है। बोलो कितनी रामसर साइट है, 20 रामसर साइट्स है। कहां पर दोस्तों, आपके तमिलनाडु में। कितनी है, 20 रामसर साइट है। और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स है दोस्तों, तो वो है आपके तमिलनाडु में दोस्तों। कितनी है, 20 है। कितने, तमिलनाडु में दोस्तों 20। सेकंड नंबर पे शायद यूपी में दोस्तों, सेकंड नंबर पे यूपी है। यूपी में कितने हैं दोस्तों, यूपी में 10 रामसर साइट है। यूपी में कितनी दोस्तों, 10 रामसर साइट है। क्लियर है। और टोटल भारत में अब कितनी रामसर साइट हो चुकी है, जनवरी 2025 तक 89 रामसर साइट हो चुकी है, ठीक है। उसमें से 20 अकेली रामसर कहां पर है दोस्तों, आपके वो है आपके कहां पर है, वो है आपके तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये अपने को कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, मांडू महोत्सव हर साल दोस्तों किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, तो मांडू महोत्सव दोस्तों हर साल मनाया जाता है आपके कहां पे, मांडू महोत्सव हर साल मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पे मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मां से मांडू, मां से मध्य प्रदेश। जनवरी 2025 में सिंगापुर द्वारा दोस्तों मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसको किया गया था दोस्तों, तो इसे सम्मानित किया गया था तरुण दास को। फैक्ट है, याद रख लेना आप। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दोस्तों एक ऑनलाइन शतरंज प्रोग्राम में मतलब कंपटीशन में मैग्नस कार्लसन और फैबियानो कारवानो को दोस्तों क्या किया है, हराया है। तो ये कौन है दोस्तों आपके, ये है दोस्तों अर्जुन एरिगैसी। कौन है दोस्तों, अर्जुन एरिगैसी। फैक्ट है दोस्तों, तो सीधे आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों फिर से दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया है ना, फिर से किसको अपॉइंट किया गया है, नृपेंद्र मिश्रा को दोस्तों अपॉइंट किया गया। आखिरी क्वेश्चन, 72वें अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है ना, तो वो दोस्तों वो किया गया है मार्को रूबियो को। किसको, मार्को रूबियो को अपॉइंट किया गया। प्रेसिडेंट तो कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके क्वेश्चंस, जहां फैक्ट थे सीधे सीधे बता दिए, जहां कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन था मैंने वो भी आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे और आप आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए अपने स्कोर को और अच्छा करोगे। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।